हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और आप सुन रहे हैं मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है निषिद्ध प्रेम। दिसंबर फिर खड़ा है, हर बार आता है और मैं साल भर का लेखा जोखा लेकर बैठ जाती हूँ। क्या खोया क्या पाया। हर बार क्यों ऐसा होता है कि खोने वाला पलड़ा भारी पड़ जाता है। कहते हैं शून्य अगर किसी नंबर के साथ लगा हो तो वो कीमती हो जाता है, पर यही शून्य अगर किसी इंसान के पीछे लग जाए तो। गणित में मैं कमजोर ही रही, ना अंकों से लगाव था और ना इनकी कीमत बढ़ाने वाले इस शून्य से। फिर क्यों ये मेरा पीछा करता रहा उम्र भर। 5 भाई बहनों में मेरा स्थान चौथा था। 5वां होता तो शायद मेरे जीवन का भूगोल इतना उलझा ना होता। जेंडर बदला होता इस 5वें नंबर पर, यानी मैं घर की तीसरी बेटी न होकर दूसरा बेटा होता। मेरी जन्म पे जो चुप्पी छाई थी घर में, उसकी जगह थालियां बजती जैसे भाई के होने पे बजी थी। माँ ने बताया था, जानती है पूर्वी, जब तू हुई थी तो तेरे दादाजी बीमार थे। उन्हें सदमा ना लगे कि तीसरी पोती हुई है, इसलिए झूठ कहा गया था उनसे कि पोता हुआ है। मैं कैसे कहती कि माँ, ये सुनना मेरे लिए भी सदमे जैसा है, पर बोल नहीं पाई। पली बढ़ी और किसी तरह इतना पढ़ पाई जितना पढ़ना विवाह के लिए जरूरी था। ऐसे भी एक मिडिल क्लास घर में अगर बेटियां ज्यादा हो तो पिता का सबसे अहम फर्ज उनका विवाह होता है। बाकी की दोनों बहनों ने कॉलेज का बस मुंह भर देखा था। आधी अधूरी पढ़ाई में रिश्ता पक्का। दादी की नजरों में सौभाग्यशाली थी दोनों, तभी इतनी जल्दी लड़के मिल गए। मैं इस मामले में बदनसीब रही। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और कोई आया ही नहीं सफेद घोड़े पर सवार होकर। किसी नाते रिश्तेदारों ने भी लड़का नहीं बताया। घर में मुझे मेरे भाग्य को दोष दिया जाता, पर पापा शायद ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक रिटायर्ड बाप जिसका बैंक बैलेंस अपनी 2 बेटियों को ब्याहने और बेटों को पढ़ाने में शून्य हो गया, उस लड़की के लिए कौन बताता लड़का। खैर, बेटियां कंवारी नहीं रहती, कोई ना कोई मिल जाता है। मुझे भी मिला। शादी की तैयारियों के बीच घर वालों को फुसफुसाते देखकर मन में कई सवाल उठे। जयमाला के शोरगुल के बीच दीदी का उदास चेहरा और भरी आंखें मुझे कचोटती रही। जवाब फेरों के समय मिल गया। पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेते दूल्हे के पैर। उस रात मुझे मेरा भविष्य भी किसी के कमजोर पैरों तले कुचला दिखा था। धम से बैठ गई। माँ के याचना में जुड़े हाथ और पिता की झुकी गर्दन। जिस बाप की झोली में सिर्फ बेटी बची हो वो और क्या करता। मैं उठी थी। कब फेरे पूरे हुए, कब विदाई हुई, कुछ नहीं पता। विदा करते वक्त माँ ने कहा था, देखना सर पर चढ़ा के रखेंगे जमाई बाबू। ऐसे लोग बीवी को बहुत प्यार करते हैं। खास माँ जब ये कह रही थी तो सरस्वती जी बैठी होती उनके कंठ में। किसी लड़की से प्यार था मेरे पति को, उसने धोखा दिया था और बदले में के बीच सड़क पर अपनी जान देने गए थे। ईश्वर को उन्हें मेरी किस्मत के साथ मरना था, सो बचा लिया।
लेकिन एड़ी की चोट महीनों इलाज के बाद भी ठीक न हो सकी। लड़खड़ाकर चलना नियति थी अब। कभी किसी को इतना प्रेम करने वाले मेरे पति के मन में अब केवल घृणा बची थी औरतों के लिए। प्रेम का हर कतरा सूख चुका था, इतना सूखा कि बर्फ सी जमी रातों में मेरे प्रेम की दहकती अग्नि भी बेअसर रहती। कभी कभी सोचती हूँ तो घिन सी आती है खुद से। शादी के समय इन अपाहिज पैरों को देखकर हिकारत से भर गई थी। आज उसी पैरों के बीच मांस के लोथरे को उकसाने के लिए जाने कितने ही जतन किए मैंने। पाषाण पुरुष था वो, नहीं पिघला। तुम औरतें वासना में किस हद तक गिर जाती हो, जानवरों से भी बदतर हो। धन दौलत और वासना, बस इतने में सिमट कर रह जाता है तुम स्त्रियों का वजूद। कितनी आग लगी होती है तुम लोग के अंदर। बोलते हुए उसकी कुटिल हंसी थूक के चोते सी मेरे मुंह पर पड़ी थी। हाँ, लगी होती है आग। आज 6 साल हो गए तुम्हारे साथ मुझे इस घर में इस आग की जलन बर्दाश्त करते करते, पर कर रही हूं ना बर्दाश्त। कहीं और तो नहीं गई किसी और की बाहों में। पहली बार दहाड़ी थी मैं, और जब यही करना था तो शादी क्यों की? करता नहीं तो बदला कैसे लेता इस टूटी टांग का? प्रेम के बदले इस औरत जात ने जो मुझे दिया उसे किसी को तो लौटाना था। उसने जोर से अपनी हथेली पैर पर ठोकी। मुझे उसकी सोच पर तरस आया और घृणा भी। बहाने हैं सब। मैंने व्यंग से उसकी कुटिल हंसी उसी को लौटाते हुए धीरे से कहा, मान क्यों नहीं लेता, नामर्द है तू। तभी वो लड़की भी थूक कर चली गई तुझ पर। ये कहते हुए मुझे पता था आज की रात मेरी हड्डियां बजेगी, पर डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। और सुबह मैं उठने की हालत में नहीं थी। घर के बुजुर्ग में सिर्फ इसकी मां थी जिसका काम गाहे बेगाहे मुझे बांझ कहकर कोचते रहना था। लज्जा का घूंघट काढ़े मैं चुपचाप सुनती रही और एक दिन हिम्मत करके सब सच बक दिया। जवाब मिला था, कैसी औरत है, अपने पति को रिझा ना सकी, काहे की जन्मी फिर औरत जात में। मेरे बस में होता तो माँ की वो छठी औलाद होती जो अजन्मी रही, किस्मत ने नीचे उतार दिया, अब जीना ही था। मेरा पति दिव्यांग नहीं था, मानसिक रूप से विकलांग था। ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते। ये मानने में मुझे 6 साल लगे। मैंने माना और एक दिन एक सूटकेस में अपनी बीती जिंदगी समेट कर निकल गई उस घर से। भाई बहन शायद कर देते कुछ मदद, पर अब रिश्तों को आजमाने का हुनर बचा नहीं था मेरे पास। कॉलेज का एक दोस्त था दिल्ली में, उसने मदद का दिलासा दिया, सो आ गई दिल्ली। सुना है भूले भटके लोग यहाँ आसरा पा जाते हैं। दोस्त ने एक पीजी में ठहरने की व्यवस्था करवा दी। थोड़ा महंगा लगा, पर सर छिपाने के लिए छत मिल गई। पास के पैसे खत्म हो उससे पहले मुझे कोई काम ढूंढना था। दोस्त ने मदद की और थोड़े जुगाड़ से एक स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई। मेहनत करने की बड़ी बुरी आदत थी बचपन से, यहाँ काम आ गई। हिचकोले खाती जिंदगी ने राह पकड़ ली थी। स्कूल में सनोवर मैम से दोस्ती हुई। औसत हाइट, भरा भरा बदन, काले घुंघराले बाल, चौड़े फ्रेम का चश्मा, उम्र यही कोई 45 के आसपास, दिखने में ठीक ठाक पर अविवाहित। मुझे उनके नीचे रहकर काम सीखना था। बहुत अच्छी सहयोगी थी वो, कितना कुछ सिखा दिया उन्होंने। अच्छे अध्यापन के गुण भी और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के दांव पेच भी। जीवन में सब कुछ अगर आसान होता तो फिर क्या बात होती। पीजी में रहना पहले भी महंगा लग रहा था, पर घर जमाने लायक पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं किसी तरह पैसे जोड़ ही रही थी कि अचानक पीजी का चार्ज बढ़ा दिया गया। वहां रहना अब मुश्किल था मेरे लिए। मैं परेशान थी जो सनोवर मैम से छिपी न रह सकी। मेरे साथ रहेगी पूर्वी मैम? मैं अकेली रहती हूँ और फ्लैट भी बड़ा है। सामान इतना है जिसमें 2 लोग आराम से रह सके। आप चाहो तो आधा रूम रेंट दे देना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी आपके आने से। उस दिन उनका स्नेहिल व्यवहार मेरे दिल को छू गया।
मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। उन्होंने अपनी लैंडलॉर्ड से बात की और मैं आ गई उनके घर रहने, उनकी रूम पार्टनर बनकर। जीवन में कितना कुछ अप्रत्याशित घट रहा था और इन सब से मेरे सगे अनजान थे। जाने क्या मन में आया, एक दिन मैंने माँ को कॉल कर दिया। कितना कुछ था बताने को, लेकिन उधर से पापा की बीमारी, भाई की नौकरी में झंझटें, माँ के दांत की तकलीफ, मौसी की मौत और भाभी की शिकायतों की ऐसी पिटारी खुली जिसमें मेरी उलझनें दब गई। एक बार भी ये प्रश्न नहीं हुआ, तुम कैसी हो पूर्वी? आवाज नहीं आ रही माँ, बाद में करती हूँ। कंठ अवरुद्ध हो गया था कहने में। मैंने फोन रख दिया। फिर दोबारा न मैंने किया न उधर से कभी कोई फोन आया। कभी यही माँ मेरे बीमार होने पर आंखों में रात काट देती थी, आज समंदर की ऊंची उठती लहरों को झेलती बेटी के 2 बोल सुनने से पहले फोन काट दिया। अब भावनाएं शून्य हो रही थी, मुझे अपना बचपन याद आ गया। स्कूल जाते समय एक वृक्ष देखती थी, घना ऊंचा हरा भरा। धीरे धीरे उस पर दिखने लगे कुछ होर्डिंग्स, कभी किसी प्राइवेट कोचिंग का प्रचार, कभी नौसिखिए डॉक्टर का, कभी किसी नई दुकान का। कीले धसती गई और फिर ना जाने क्या हुआ, ऊपर से हरा भरा दिखता वो वृक्ष एक दिन खोखला हो गया। सूखे तने, सूखी पत्तियां, कमजोर होकर टूटती टहनियां। कोई दुर्घटना ना हो ये सोचकर नगर निगम वाले उसे काट कर ले गए। लोग कहते थे कैसे सूख गया, पर उसके अस्तित्व को मिटाने वाले उन कीलों की भूमिका गौण ही रही। खाली नहीं रही, वो जगह भर गई। पर मुझे अभी भी वो घना वृक्ष याद आता है। जून की दोपहरी में उसके नीचे खड़ा वो कच्चे आम बेचने वाला याद आता है, और याद आती है वे कीले। कुछ कीले दिखती नहीं, पर उसकी चुभन पूरी उम्र छीलती है कलेजा। खैर, सरोवर मैम के यहाँ कुछ दिन अटपटा लगा, फिर धीरे धीरे मैंने अपने हिस्से का काम और जिम्मेदारियां बांट लिया। हम साथ स्कूल जाते, खाना बनाते, गप्पे लड़ाते। जिंदगी पटरी पर आ रही थी। सनोवर मैम अब मेरे लिए सिर्फ सनोवर थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। दिसंबर आया, स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई। मेरा तो कोई था नहीं अब जिसके पास छुट्टियां बिताने जाती। मुझे पता था मेरी छुट्टियां कपड़े धुलने, किताब पढ़ने, सोने और घर के कामकाज में कटने वाली है, पक्का। ऊपर से सनोबर भी नहीं रहती तो बोर ही होने वाली थी मैं तो अपनी छुट्टियों में। 2 दिन बीत गए लेकिन सनोबर गई नहीं। एक बार ही मैंने सोचा नहीं पूछती हूँ, क्या पता बुरा लग जाए। फिर मन ना माना, पूछ लिया, आप जाओगे नहीं कहीं छुट्टियों में? कहाँ जाओगे? उसने मुझसे ही प्रश्न किया। कहीं घूमने या अपने घर? मेरे ये कहने पर वो एक पल चुप होकर मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर गर्दन को नाम ही हिला दिया। क्यों? घर क्यों नहीं? मैंने फिर पूछा। वो गुमसुम सी बैठ गई। बहुत देर तलक उसकी नजरें खिड़की के बाहर शून्य में देखती रही। कुछ चल रहा था मन में। मैं उसकी चुप्पी टूटने के इंतजार में बैठी रही। उसने बोलना शुरू किया। पूर्वी जब मैं 9 साल की थी तभी मेरी माँ चल बसी। पापा के पुनर्विवाह में मैं आड़े आ रही थी तो मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। बिन माँ की सहमी सी छोटी बच्ची हॉस्टल में बड़ी होने लगी। कुछ मुझे दुत्कारती तो जो कुछ स्नेह छलकाती। उन्हीं में थी शिप्रा दी। मुझे बहुत प्यार करती। कभी कभी उनके स्कूल बैग से गुलाब के फूल और चॉकलेट निकलते। मेरी समझ उतनी नहीं थी पर उनकी हम उम्र सहेलियां उन्हें खूब छेड़ती। एक रात अजीब सी आवाजों से मेरी नींद खुल गई। मैं शिप्रा दी के पास ही सोती थी। देखा तो मध्यम रोशनी में वो एक किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मुझे जगह देखकर वो मुस्कुराई और प्यार से मेरा सिर सहलाने लगी। फिर मेरे होठ चूमकर मुझसे कहा, टॉफी खाएगी? मैंने हाँ कहा तो उसने बैग से चॉकलेट निकाली और देते हुए कहा, खा लो, पर मेरा एक काम करना होगा। उसने किताब का पन्ना खोला और एक तस्वीर को दिखाकर बोली, ऐसे करोगी तो रोज चॉकलेट दूंगी, बड़ी बड़ी, साथ में आइसक्रीम भी, लेकिन शर्त है कि किसी को कहोगी नहीं ये सब।
बहुत अजीब सी तस्वीर थी, पर चॉकलेट के लालच में मैं सब करने को तैयार हो गई। उन्होंने अंधेरा किया और मुझे अपनी चादर में ले लिया, अपनी दोनों जांघों के बीच। वो जैसे जैसे बताते गए मैं उसी तरह अपनी जीभ। अब तो हर रात शिप्रा दी मुझसे यही सब करवाने लगी। पहले चॉकलेट देती रही और धीरे धीरे चॉकलेट की जगह धमकियों ने ले ली। कई बार मुझे उबकाई आने लगती। उत्तेजना में वो मेरे बालों को जबरन पास खींचती। मेरा मन रात होते ही घबराने लगता। छुट्टियों में घर गई तो बहुत बार चाहा कि ये सब बोल दूं, लेकिन किससे बोलती। मेरे जाते ही मेरे लौटने की तारीखें गिनी जाने लगती। पापा के 2 छोटे बच्चे और आ गए थे, उन्हें उससे फुर्सत नहीं थी। कुछ दिन काट कर मैं लौट आती वापस उसी अंधेरे में, उन्हीं जांघों के बीच। फिर धीरे धीरे मैं अभ्यस्त हो गई। मेरे शरीर की बनावट भी अब अपना आकार ले रही थी। अब शिप्रा दी की तरह मैं भी अपनी नई साथी के साथ। वो एक अलग नशा था, आंखें मुंदी हुई, दिमाग शून्य। ये नशा ऐसा चढ़ा कि लड़कों से विरक्ति हो गई। बस विरक्ति हुई से नफरत मत समझना। उनके छुअन की कल्पना से मैं सिहर जाती, लिजलिजा सा याक। जो उबकाई कभी शिप्रा दी के गीले शरीर को छूने से आती थी, वहीं अब पुरुष स्पर्श से आने लगी। जाने क्या मनोवैज्ञानिक बदलाव आ गया था मुझ में। एक और बात थी, उन्हीं दिनों कई एक दोस्तों की असफल शादियां देखी। एक दोस्त थी जो अपने पति के जबरदस्ती संबंध बनाने से परेशान थी। मैंने ठान लिया मैं अकेली रहूंगी, अपनी मर्जी की मालकिन बनकर। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पुरुष ने मुझे शारीरिक यातना दी हो। वर्क प्लेस पर भी अच्छे पुरुष सहकर्मी मिले, इसलिए पुरुषों से घृणा नहीं थी। पर मैं क्या करूं, मेरे प्रेम सपनों में कभी कोई पुरुष आया ही नहीं, केवल प्रेयसी दिखी। शादी के नाम से जी उखड़ गया था। घर के लोगों को मेरे से ज्यादा मतलब था नहीं, तो मैंने भी अपने रास्ते अलग कर लिए। ऐसे ही चल रही थी जिंदगी कि तुम मिल गई, बेहद अपनी सी। बोलते बोलते सनोवर चुप हो गई। उसकी नजरें अब मुझ पर थी। तुम्हें मुझसे घिन आ रही होगी ना पूर्वी, उसने प्रश्न किया। मैं चुप थी। अंदर कोई द्वंद्व नहीं, सब शांत स्थिर था। मेरे लिए एक नया बनना था। एक तरफ मैं थी जो सालों तक प्रेम भरे अनछुए एहसास को तरसती रही, एक मर्द के अधीन रहकर अपनी कामनाओं के लिए गिड़गिड़ाती रही, और एक तरफ ये थी सनोवर, जिसने खुद ही अपने आप को मर्दों की इस दुनिया से परे कर लिया। हम दोनों औरतें जरूर पृथक थी, पर हम दोनों के मन के भाव समलैंगिक थे। एक को मर्द ने ठुकराया, दूसरी ने मर्दों के अस्तित्व को दफना दिया। उसने अपनी खुशी अपनी ही बिरादरी में ढूंढी। क्षण भर का आनंद जिसे मर्द अपनी जागीर समझता है, जिसके लिए वो अभिमान करता है अपने पौरुष पर, उन्हें तो भद्दी गाली ही लगेगी ना ऐसे संबंध। हाँ, ऐसे रिश्तों को अपनाने में इस समाज को बहुत वक्त लगेगा, पर अपनाना तो होगा। खजुराहो की दीवारों पर बने अनर्गल मैथुन मूर्तियों को देखकर ऐसे लोगों की काम वासना जागृत हो जाती है, पर जब वही संबंध वास्तविक जीवन में दिखे तो उबकाई आती है। आती रहे उबकाई, पर सिर्फ कानूनी पन्नों में ही नहीं, समाज में भी ये निषिद्ध रिश्ते, ये निषिद्ध जोड़े अपनाए जाएंगे। मुझे मैं दिखने लगी, अपने पति के पैरों के बीच लोथरे से जूझती, पसीने से तरबतर, बीच में कुटिल हंसी हंसता मेरा पति। बचपन का वो पेड़ घूमने लगा, कीलों से बिंधा हुआ। नहीं, मुझे उस पेड़ की तरह सूख कर गिरना नहीं है। अपने अंदर धसी कीलों को मुझे खुद निकालना है, अपनी खुशी खुद ही तलाशनी है। रास्ता सामने था, सब साफ दिख रहा था। एक नया सफर जो आसान नहीं था, लेकिन दमघोटू नहीं होगा, इस बात का यकीन था। मैंने सनोवर की सर्द पड़ी उंगलियों को अपनी हथेली में समेटा और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे, यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी निषिद्ध प्रेम। यह है कथा कस्तूरी, और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।